ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। स्टूडियो में हमारे साथ अजीत जी और सज्जन जी मौजूद हैं। अब बात करेंगे अमेरिका ईरान की। दोनों देशों के एक दूसरे के ठिकाने पर जमकर बमबारी की बात होगी। अमेरिका ने साउथ ईरान में बहुत तबाही मचाई है। अमेरिका ने ईरान के 10 ठिकानों पर बमबारी की। ईरान ने बदला लेने के लिए बहरीन और कुवैत में हमले किए। अमेरिका के 8 ठिकानों को भयंकर नुकसान पहुंचाया गया, ऐसा ईरान का दावा है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका का साथ देने वाले देशों को चेतावनी दी है कि बड़े हमले करेगा। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका एमओयू का उल्लंघन कर रहा है और इस सब के बीच एक अच्छी खबर भी आई है। अब नई डील के बाद दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करने पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों के प्रतिनिधि मंगलवार को कतर में मिलेंगे, जहां हाई लेवल मीटिंग होनी है। मीटिंग का मुख्य एजेंडा सैन्य तनाव के बाद उस नाजुक शांति समझौते को बचाना है जिस पर दोनों पक्षों के बीच मुहर लगी थी। कतर में होने वाली बातचीत में हॉर्मुज से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा होगी। दरअसल हॉर्मुज में कार्गो शिप पर ईरानी अटैक के बाद जंग का दायरा बढ़ने लगा था। 24 घंटे के भीतर अमेरिका ने 2 बार ईरान के मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया, ड्रोन ठिकाने को निशाना बनाया। ईरान ने भी अमेरिका के सहयोगियों के ठिकाने पर हमले का दावा किया। लेकिन अब दोनों देशों के बीच कतर में मीटिंग विश्वास बहाली और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इसी प्रकार समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 1 के तहत लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त होना चाहिए। दुर्भाग्य से हम देख रहे हैं कि जायोनी शासन ने अपने हमले जारी रखे हैं। समझौता ज्ञापन के तहत स्वीकार की गई प्रतिबद्धता के अनुसार अमेरिकी सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वे अपनी ओर से और जायोनी शासन की ओर से शासन के हमले को रोके, वहां भी युद्ध की समाप्ति सुनिश्चित करे, कब्जे वाले क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी सुनिश्चित करे, जो कि समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 1 के प्रावधानों में से एक है। अजीत जी, क्योंकि जब ये डील हुई थी तब बात हो गई थी कि हम एक हॉटलाइन खोलेंगे हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच, जो अभी तक चालू नहीं हुआ है। लेकिन वो चालू होता उससे पहले ही हमला हो गया। उसके बाद ईरान ने यह कहा कि हमसे बिना पूछे, हमसे बिना इजाजत स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कोई जा ही नहीं सकता, आप भूल जाइए कि पहले जैसी स्थिति बनेगी। ये जो रवैया है, क्या ये आगे बातचीत को सफल होने देंगी या फिर ये बस हम देख रहे हैं तात्कालिक है कि थोड़ा बहुत जंग रुका हुआ है? देखिए, इसमें 2 पहलू हैं, 2 एस्पेक्ट से इसको देखिए। एक हॉर्मुज का एस्पेक्ट है और एक लेबनान इजराइल का एस्पेक्ट है। यहाँ भी 2 मोर्चे खुले हुए हैं और ये जो समझौता हुआ 60 दिन का युद्ध विराम और जो वार्ता की शर्तें रखी गई, उसमें हॉर्मुज भी एक शर्त है। समस्या तब आई जब हॉर्मुज खाड़ी में ओमान ने एक नए रूट की घोषणा कर दी कि एक नया रूट है जिस रूट से निकल सकते हैं जहाज निकलेंगे। एक और समझौता हुआ, कई 100 जहाज वहाँ फंसे हैं जिस पर सामान नहीं लाते, कार्गो शिप्स नहीं है, नाविक हैं। उन मरीन्स को निकालने के लिए 11,000 संख्या, हाँ उनकी संख्या है। तो उन मरीन्स को निकालने के लिए जिस रूट की बात हुई, ईरान को वो भी कबूल नहीं है। अब देखिए, ईरान को ऐसा लग रहा है कि हमारे हाथ में जो चीज आई है, हम इसका अधिकतम लाभ कैसे लेंगे। तो उसने ये भी नहीं सोचा कि मरीन्स को निकालने के लिए भी अगर कोई नया रूट बनता है तो हम उसको जाने दें। तो कार्गो शिप के बहाने उसने 2 बार अटैक किए। 2 कार्गो शिप, एक फ्रेंच था और एक दूसरा कार्गो शिप जिस पर बैक टू बैक ईरान ने अटैक किया, ये डराने, ये दिखाने के लिए कि हॉर्मुज हमारा है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। और दूसरी शर्त जो हम लोग अभी सुन रहे थे, अरागची ने जो दूसरा फ्रंट है लेबनान और इजराइल का, उसकी शर्त रख दी। उसने कहा कि जब तक लेबनान से पूरी इजरायली फोर्स वापस नहीं लौटेगी, हमले नहीं रुकेंगे, तब तक हम अंतिम समझौते पर सहमत नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि वो अधिकतम लाभ एक्सट्रैक्ट करने की एक ईरान की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत वो इस मामले को लेबनान का जिक्र किया। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात निकलकर सामने आई, क्योंकि अमेरिका मध्यस्थता कर रहा है। तो लेबनान को लेकर इजराइल और लेबनान की जो सरकार है, हिजबुल्लाह नहीं, उनके भी समझौता हो गया। उन्होंने कहा कि हमने जितना 10 किलोमीटर हम रखेंगे दक्षिण लेबनान में, बाकी जगह पे आपकी सेना को हम कब्जे में दे देंगे जो हिजबुल्लाह के पास है, लेबनान की सरकार को दे देंगे। अब वहां तो ये डील हो चुकी है। अमेरिका क्या करेगा यहां पर? क्योंकि ईरान का मुझे जितना समझ में आ रहा है कि वो हॉर्मुज के जरिए सोच रहा है कि हमारी सारी शर्तें मान लिए जाए। अमेरिका इसके लिए क्या राजी होगा? नहीं, देखिए, इसमें अमेरिका, ये जो 2 डील आपने बात की, जो अभी अमेरिका में हुई, ट्राइपार्टाइट माने त्रिपक्षीय जो हुई, एक इजराइल, दूसरा ईरान, दूसरा लेबनान और तीसरा अमेरिका के बीच में। और यहाँ पे मार्को रूबियो जो है, उनकी मुख्य भूमिका है। उसमें जो बात कही गई है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो जेडी वॉन्स ने वहाँ पे स्विट्जरलैंड में जो ये हुआ था, जिसमें ईरान और यूएस और जिसमें पाकिस्तान और कतर जो थे गारंटर थे। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लेबनान जो है वो कंप्लीटली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि वो हिजबुल्लाह को डिसआर्म करे
और उसकी पूरी सॉवरेनिटी हो, और इजराइल 10 किलोमीटर 6 मील के अपने दूरी पे जो है वहां पे चला जाएगा, जो पायलट जोन है। इजराइल का कहना है कि वो देखेगा कि ये कितना इंप्लीमेंट होता है, जबकि जो अमेरिका और ईरान के बीच में जो पाकिस्तान की मध्यस्थता से जो डील हुई, उसमें यह बात कही गई है कि ईरान जो है वो हिजबुल्लाह को एक प्री कंडीशन रख रहा है कि उसके ऊपर इजराइल कोई हमला नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात है, वहां पे जेडी वांस है, तो जेडी वांस और मार्को रूबियो, इनके बीच में ही इनके रोल्स में कॉन्ट्राडिक्शन नजर आ रहा है। जेडी वांस इजराइल को लेकर थोड़े हॉस्टाइल नजर आ रहे हैं, मार्को रूबियो थोड़े से अपीज करते नजर आ रहे हैं, जिसको लेबनान के अंदर देखिए, क्योंकि वहां पे एथनिक और धार्मिक अलग अलग सेक्ट इतने ज्यादा है कि वहां पे लेबनान ने डील किया और वहां के पार्लियामेंट के स्पीकर ने उसे ईरान के अंदर भी तो ये हालत है। एक तरफ लगता है कि जो कट्टरपंथी वो नहीं चाहते हैं डील हो जाए, और जो उदारवादी वो चाहते हैं कि डील हो जाए। लेकिन इस बीच एक और जो देश है जिसका आपने जिक्र किया था, पाकिस्तान, उसकी भूमिका सोचिए क्या है कि अब कतर ही सारी भूमिका निभा रहा है। कतर में ही अगली बातचीत भी होने जा रही है अमेरिका और ईरान के बीच। लेकिन इस बीच पाकिस्तान कहां जूझ रहा है अंदरूनी मसलों से। पाकिस्तान ने कराची में हुए हमले का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया। अफगानिस्तान से जो तस्वीरें आई हैं, एक बार फिर से साबित करती हैं कि पाकिस्तान ने हर बार की तरह इस बार भी नागरिक ठिकानों को ही निशाना बनाया, जिसमें 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। अफगानिस्तान से जो तस्वीरें दिख रही हैं, जो आ रही हैं, उसमें अटैक के शिकार छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, बुजुर्ग दिख रहे हैं, साथ ही कई मासूम नन्हे बच्चों का इलाज सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान सरकार के मंत्री अताउल्लाह तरार दुनिया को गुमराह करने के लिए दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपना शौर्य दिखाते हुए 25 आतंकियों को मार गिराया। अब ये तस्वीर आप देखिए, कहां से आपको यहां पर नजर आ रहा है जो आतंकवादी है। और हर बार की तरह एक बार फिर से उन्होंने अपने ही लोगों को आश्वस्त करने के लिए हमले किए, नागरिक ठिकानों पर हमले किए, और उसका नतीजा ये हुआ कि आम लोग इसमें मारे गए हैं। अजीत, जिस पे छोटा सा मैं एक रिएक्शन में चाहता हूं कि अफगानिस्तान में जो हो रही है चीजें, पाकिस्तान तो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। ये क्या सिर्फ एक तरह से अपने लोगों को आश्वस्त करने के लिए, जो मैंने सवाल उठाए, दिखाने के लिए कि बस हमने हमला कर दिया, बदला ले लिया? वही है, एकदम डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए आपको प्ले करना है। डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने एक चीजें रख देनी है कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। कंट्राडिक्शंस देखिए, एक तरफ आप कहते हैं कि भारत इन के ऊपर आरोप लगाते हैं, और फिर भारत ने जो रिबटल दिया कल, भारत के विदेश मंत्री ने खारिज किया और कहा कि आत्मनिरीक्षण करिए। तो हम लोग की यही राय है हमारी भी कि आप आत्मनिरीक्षण करिए अपना। आपने पूरी दुनिया के आतंकवादियों की पनाहगाह बना रखी है पाकिस्तान को। आप भारत सहित दुनिया भर में हर जगह जहां आतंकवादी घटना होती है पाकिस्तान का लिंक निकलता है, और अब आपके यहाँ हो गई तो आप दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। आप आत्मनिरीक्षण करिए, अपने यहाँ आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करिए। जिन लोगों को आपकी सेना और पुलिस के संरक्षण में जिन आतंकवादियों को पनाह दिया गया है, उनके ठिकाने नष्ट करिए, उनको अरेस्ट करिए। उनकी पैरेलल सत्ता चलती है आतंकवादियों की वहाँ, ये आप खत्म नहीं करेंगे। और अफगानिस्तान के ऊपर कभी भारत के ऊपर कभी दूसरे के ऊपर ब्लेम करेंगे, और इस तरह से कितनी बार हम तस्वीरों का जिक्र करें कि जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखने को मिला था कि जो आतंकवादियों के साथ वहां की फौज खड़ी थी, और जब सबूत खाक किया जा रहा आतंकियों को, तब जाके उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राम मंदिर की, क्योंकि राम मंदिर का जो मसला है आज भी सुर्खियों में रहने वाला है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव थे। अयोध्या पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया है। चंदा चोरी के मामले में उनका बयान दर्ज किया गया है, और बताया जा रहा है कि पुलिस अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही चंपत राय और अनिल मिश्रा ने नैतिकता के आधार पर राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया था। अब ट्रस्ट के पुनर्गठन के लिए 7 जुलाई को बैठक भी बुलाई गई है, और 7 जुलाई की बैठक से पहले ही यहां पर पूछताछ हो चुकी है। अभय पराशर हमारे साथ जुड़ गए। अभय, आपके पास और क्या जानकारी मिली है? चंपत राय से पूछताछ हो चुकी है, अगला नंबर अनिल मिश्रा और गोपाल राव का। देखिए, बिल्कुल अमित, जब एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज होने के बाद कृष्ण मोहन यादव, जिन्होंने शिकायत दी थी, जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, जब उनके बयान दर्ज किए गए तो चंपत राय से भी, जो कि महासचिव थे, उनसे अयोध्या पुलिस ने पूछताछ की है। पूछताछ करके उनसे समझा है कि कब पता लगा कि कौन कौन चोरी में इन्वॉल्व है। जो शिकायत आई है ट्रस्ट की तरफ से, उसमें जिस जिसके नाम लिखे थे, एक एक शख्स के बारे में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया गया है। एक पूरा रिटर्न स्टेटमेंट है। अभी उनसे पूछताछ नहीं हुई है, बहुत जल्द पूछताछ भी की जा सकती है। अमित, करीब 140 लोग हैं जिसमें चंपत राय का स्टेटमेंट दर्ज हो चुका है। एक एक करके सबका स्टेटमेंट दर्ज होना प्रोसेस में है। अनिल मिश्रा, गोपाल राव का अभी तक स्टेटमेंट दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन उनका भी स्टेटमेंट बहुत जल्दी दर्ज किया जाएगा। इसी तरीके से 140 लोगों के स्टेटमेंट दर्ज किए जाएंगे। स्टेटमेंट दर्ज करने के बाद उनका मिलान किया जाएगा कि चंपत राय ने क्या बयान दिया, अनिल मिश्रा ने क्या बयान दिया, गोपाल राव ने क्या बयान दिया। उन बयानों के आधार पर
फिर इनसे इंडिविजुअली पूछताछ भी अयोध्या पुलिस कर सकती है। इस पूरे मामले के अंदर जो 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, चंपत राय से पूछताछ इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि टिन्नू यादव जो है वो चंपत राय का सबसे करीबी था और कल भी उसके घर से प्रॉपर्टी के कागजात और ज्वेलरी बरामद हुई है, जो सबसे करीबी था और ड्राइवर भी था। इसीलिए फिलहाल पुलिस ने चंपत राय के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए हैं। बहुत जल्द चंपत राय पूछताछ के सिलसिले में भी चंपत राय को नोटिस अयोध्या पुलिस दे सकती है। अमित, अच्छा, अब एक बात बताइए कि ये चंपत राय से जो पूछताछ हुई है, क्या उनसे ये सवाल पूछा गया कि 5 तारीख को जब आपको ये पता लग चुका था कि आपके ही ट्रस्ट के एक व्यक्ति जो मंदिर में मौजूद रहता है उसने पैसे चुराए हैं, उसके बावजूद आपने एफआईआर या शिकायत क्यों नहीं की थी? देखिए, जब एसआईटी ने पूछताछ की थी तो एसआईटी ने ये सारी बातचीत चंपत राय से करी थी कि पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी गई। अमित, हमने सीसीटीवी चलाया था कल अविनाश शुक्ला के घर का। 5 तारीख को जब तक पुलिस के पास ये मामला नहीं था, चंपत राय के कहने पर कुछ लोगों को भेजा गया, ट्रस्ट के लोगों को और कुछ पुलिस वालों को। वो अविनाश शुक्ला को लेकर आए और हाथ में बैग था जिसमें बताया जा रहा है करीब 5 लाख रुपए थे। जी। आप रिकवरी कर रहे हैं, लेकिन आपने पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी? अभी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। अब जब उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए पूछताछ होगी, इंडिविजुअली पूछताछ होगी, बाकी लोगों के साथ बैठाकर पूछताछ होगी, तो ये सवाल सबसे अहम है जो पूछा जाएगा कि आखिरकार आप चुप क्यों रहे। बिल्कुल अभय, जिम्मेदारी तो जिनकी बनती है उनको जवाब तो अब देना ही होगा। उसको लेकर अब पुलिस भी सक्रिय हो चुकी है, पूछताछ हो रही है। अब नजर बनाए रखें इस खबर पर, आगे आपके पास भी हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर शुभेंदु अधिकारी की ओर से, उनकी सरकार की ओर से चुनावी घोषणा पत्र के एक एक वादे को पूरा किया जा रहा है। उसमें से एक अहम वादा था पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू करना। बंगाल चुनाव में बीजेपी ने सरकार बनने के बाद 6 महीने के अंदर ही यूसीसी बिल लाने की घोषणा की थी। वहीं प्रचंड बहुमत से सरकार बनने के बाद पार्टी की तरफ से अब तय समय सीमा से पहले ही यूसीसी बिल लाया जा रहा है। कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद कॉमन सिविल कोड बीजेपी के एजेंडे का अहम हिस्सा है, जिस पर बीजेपी शासित कई राज्यों में काम चल रहा है। बंगाल आज बिल पेश करने के लिए तैयारी हो रही है। सीएम शुभेंदु अधिकारी विधानसभा के पटल पर यूसीसी विधेयक पेश करने वाले हैं, जहां विधायकों की संख्या के बल के आधार पर इस विधेयक को पास कराना बीजेपी के लिए आसान होगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई हिडन एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस समय से जन्म लिया है, यूसीसी का बात ही जनता के सामने रहा। एक समय था, इंदिरा जी का देहांत के बाद हम लोग 242 सीट पे चुनाव लड़के सिर्फ 2 मिला था हम लोग, तो लोग हम लोग को देखकर मजाक करते थे कि हम 2 और हमारा 2। उस समय भी हम लोग यूसीसी का बात कर रहे हैं, और जब 303 मिला था उस समय भी हम लोग यूसीसी का बात कर रहे हैं। तो जिस जगह में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा उस जगह में यूसीसी इंट्रोड्यूस होगा। पूरा जो समाज है, समाज के बहुत सारे वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के भी लोग भी, ऐसा बहुत कलकत्ता में है जो लोग कॉमन सिविल कोड बिल चाहते हैं अपने समाज की खातिर। ये होना चाहिए, एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, यही जनता की मांग है। कि चूंकि वो ऑनरेबल सीएम है, उनके पास पार्टी है और जनमत है, तो कुछ भी काम वो कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे नहीं करेंगे उसको देखकर जवाब देना चाहिए। यहाँ ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी सब कहेंगे, सोच विचार करके कदम उठाना चाहिए। सज्जन जी, क्योंकि इलेक्शन के दौरान आपने भी लगातार बंगाल का दौरा किया था, बंगाल में एक सवाल लगातार पूछा जा रहा था कि जो डेमोग्राफिक बदलाव हो रहे हैं बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ लगे नॉर्थ बंगाल के सबसे ज्यादा जिलों में, उसके बाद से ये था कि यूसीसी आना चाहिए। क्या उसी की एक मुख्य वजह है कि बीजेपी के लिए सरकार ने जैसे ही गठन किया, 6 महीने का वक्त लिया था, उससे पहले ही लेकर आ रही है यूसीसी? नहीं, देखिए, एक तो वो बात है कि जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं, तो चाहे नॉर्थ बंगाल की बात हो, चाहे उत्तर और दक्षिण 24 परगना की बात हो, वैसी स्थिति को देखते हुए बात आ रही थी कि ये एक डेमोग्राफिक जो चेंज है वो कल्चरल चेंज भी ला रहा है और लोगों में चिंता थी। लेकिन उसके साथ देखिए, जो जब आपका क्रिमिनल कोड जो है वो यूनिफॉर्म है, तो सिविल कोड जो है वो यूनिफॉर्म क्यों नहीं हो? ये तो आपके संविधान की बात है
ये तो शाहबानो मसले से इसकी शुरुआत धीमे धीमे हो जानी चाहिए थी। उस समय इसे रिवर्स किया गया, जब उस समय कांग्रेस की राजीव गांधी थी और उनके कुछ मंत्रियों के दबाव में और राजनीतिक और चुनावी कैलकुलेशन से बदला गया। तो वैसी स्थिति में और जगह हो चुका है, लेकिन निश्चित तौर पे बात आ रही, देखिए बंगाल से कुछ एक चीजें लोग गौर नहीं करते हैं कि अंडर एज लड़कियों की जो शादी की बात होती है, कम मतलब जो उम्र से कम, पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा उसमें कई साल पिछले एक दशक से सबसे नंबर 1 पे है, जिसमें कम, और उसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसमें ज्यादा है, उन एरियाज में ज्यादा ये घटनाएं हो रही हैं। तो आप देखिए ये सब, और उन सारी चीजों को आप ढकने की कोशिश करते हैं कि साहब हमारा पर्सनल लॉ है। तो एक तो ये होना चाहिए। दूसरी बात देखिए कि अब धीरे धीरे समाज में ये बात आ रहा है कि जो कानून है, सिविक कानून है, जिससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी चल, उसमें एक्सेप्शन है कि आदिवासी एरियाज को आप बचाते हैं, और बहुत सारे वैसे आपने अच्छा जिक्र किया। जो देखिए, एक तो मैंने डेमोग्राफी का मुद्दा उठाया, वो एक अहम था। आपने कहा कि जो कम उम्र में शादियां हो जाती हैं, 10 साल से ऊपर से पश्चिम बंगाल नंबर 1 में है, और मुर्शिदाबाद, मालदा वगैरह एरिया इस इलाके में सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल। लेकिन अजीत जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये आ जाती है कि अगर यूसीसी को एक एक करके राज्य क्यों जा रहे हैं, बीजेपी के जितने राज्य हैं सब एक साथ क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक है कि उत्तराखंड में लागू हुआ है, गोवा में तो पहले से ही था, गुजरात, असम में तो बिल पास हुआ है। हाँ, तो बाकी तो और राज्य में क्यों नहीं लागू कर देते? देखिए, ये बीजेपी एक स्ट्रेटजी के तहत कर रही है। अगर जैसे ही आप एक राष्ट्रीय स्तर पर पार्लियामेंट में कानून ले आएंगे, वैसे ही उसका बहुत बड़ा विरोध का एक मुद्दा बनेगा। भारत की विविधता, सांस्कृतिक धार्मिक विविधता, इन सब चीज़ों को लेकर के, और फिर उसमें आपको साउथ के स्टेट्स का विरोध आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स का विरोध आ जाएगा, तो फिर वो स्टक हो सकता है वो कानून। नॉर्थ ईस्ट भी तो एक बड़ा अलग तरह का स्टेट है ना, वहाँ कई तरह की कल्चरल डाइवर्सिटी है, तो वो स्टक होने का खतरा है। तो आप क्यों उस तरह के फंसने में, विवाद में जाएं? एक एक करके अगर स्टेट टू स्टेट आप लागू कर देते हैं कानून को, और उसके बाद फिर आप राष्ट्रीय स्तर पर भी ले आना चाहें, एक ये कारण है। लेकिन आप समझिए, जो सबसे पहला मुद्दा था, हम लोग और एक दिन चर्चा कर रहे थे, वो था 3 तलाक का। वो तो भारत सरकार ने निपटा दिया। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 3 तलाक अवैध हो गया। उसके बाद भारत सरकार ने उसको आपराधिक भी बना दिया कि सजा होगी, तो एक मामला वो निपट गया। अब 2 ही मुख्य मामले हैं अमित जी, जिसका अभी हम लोग, जिसमें एक मामले का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, बाल विवाह, और दूसरा है बहुविवाह और हलाला। ये पोलीगेमी, हलाला तो, और वो तलाक जैसे खत्म हुआ, वैसे हलाला का मामला अपने आप काफी हद तक सेटल हो गया है। हालांकि 3 तलाक एक बार में बोलने पर वाला मामला खत्म हुआ है। 3 तलाक 3 बार अगर अलग अलग महीनों में बोला जाता है, 3 महीने का वक्त लेके वो बताते हैं। अभी भी वो प्रचलन में है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आ जाएगा, बहुविवाह पर रोक लगे और बाल विवाह पर रोक लगे, ये 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं। स्त्रियों की गरिमा, उनकी मर्यादा, उनके सम्मान, इन सामान्य मानवीय मर्यादा के से गिरा हुआ काम है ये, कि आपको ये इजाजत मिले कि आप एक से ज्यादा विवाह कर सकते हैं बिना तलाक लिए। और दूसरा ये कि एक निर्धारित उम्र से कम लड़कियों की शादी की जाए। इससे उनका जो शारीरिक नुकसान होता है, उनका जो पढ़ाई लिखाई का नुकसान होता है, उनका करियर समाप्त होता है, उसकी संभावनाएं समाप्त होती है, ये सब अपनी जगह है। ये सारी चीजें सेटल हो जाएंगी अगर आप इस तरह के कानून को लागू करते हैं। संपत्ति और उत्तराधिकार, ये सब चीजें तो है ही। स्त्रियों को बराबर का अधिकार मिले, ये भी सुप्रीम कोर्ट से एक लेवल पर सेटल है कि घर में अगर पिता की संपत्ति में बेटा बेटी दोनों का समान अधिकार होगा। लेकिन समान नागरिक कानून आने से ये और सार्वजनिक विमर्श में ये चीजें आएंगी, लोगों में जागरूकता भी बढ़ेगी। तो ये 2 इशू हमको लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, पोलीगेमी, बहुविवाह और बाल विवाह। ये दोनों चीजें सेटल होंगी, स्त्रियों को उनका सम्मान मिलेगा, उनको अधिकार मिलेंगे, और ये जो इससे डेमोग्राफिक वाला मामला भी चेंज होगा। ये बहुविवाह से आप देखिए, अलग से कानून ले आने वाले थे हेमंत बिस्वा शर्मा असम में, बहुविवाह को रोकने के लिए और बाल विवाह को रोकने के लिए भी। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से ये दोनों चीजें अपने आप उस कानून के दायरे में आ जाएंगी। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड पर सरकारी आवास खाली करने के लिए दिए गए नोटिस का आज आखिरी दिन है। हालांकि लालू राबड़ी अपने बेटे तेजस्वी यादव के सरकारी आवास में शिफ्ट हो रहे हैं। 10 सर्कुलर रोड वाले सरकारी आवास के सामान की शिफ्टिंग शुरू हो चुकी है। बंगले में लगे सीसीटीवी कैमरे समेत कई सामान हटाए जा चुके हैं। भवन निर्माण विभाग ने 22 जून को अंतिम नोटिस जारी करते हुए 7 दिनों के भीतर आवास खाली करने का निर्देश दिया है। ऐसे में आज सरकारी आवास खाली करने की समय सीमा का आखिरी दिन है। सरकार पहले ही 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर चुकी है, लेकिन उन्हें अब तक इसका कब्जा नहीं मिल पाया है। सज्जन जी, किसी भी पॉलिटिकल व्यक्तित्व के लिए, हस्ती के लिए, वो जिस जगह पे रहता है और सालों से रहता है, उसकी अहमियत कितनी होती है कि लोग उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते? क्या वजह रहती है? नहीं, देखिए, एक तो अहमियत ये होती है कि आप वहाँ पे रहते हैं। तो जैसे राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री 2005 की बात है, नीतीश कुमार जी थे, तो एक अणे मार्ग में उस समय भी उन्होंने थोड़ा टाइम लिया था। नीतीश कुमार एक
अपना सहृदयता दिखाते हुए कहा कि आप जब तक रहना चाहे रहिए। वो बात थी, उस समय लोग कहते हैं कि उनका कहना था हमने कुछ फसल वसल लगाए, अभी उसे तैयार होने में थोड़ा टाइम है। लेकिन यहाँ पे बात देखिए, ये एक तो 10 सर्कुलर रोड जो है बिल्कुल वो पटना के जो राजनीतिक गलियारे हैं, मुख्यमंत्री आवास वगैरह सबके बिल्कुल बगल में है। लेकिन उससे ज्यादा बात क्या है कि इसमें एक राजनीतिक अपरिपक्वता नजर आ रही है। निश्चित तौर पे आपका आधार अब कम हो चुका है, आपकी व्यवस्था जो है विधायकों के हिसाब से राजनीतिक वजन कम हो चुका है, तो सरकार को ये अधिकार है कि वो आपका वो बदल दे एड्रेस। तो उन्हें 39 हार्डिंग रोड पे वो जो आवास है वो दिया गया है। उसके बारे में कुछ मान्यताएं भी हैं कि ये शुभ नहीं है, जो मानते हैं, जैसे नोएडा के बारे में योगी से पहले मुख्यमंत्री मानते थे, तमिलनाडु में एक मंदिर के बारे में कि फ्रंट से अपना जाए, वो सब भी माने मत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये तो ऐसा मौका है कि जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, राबड़ी देवी हो, बाकी लोग हो, उसे भुनाना चाहिए था कि साहब हम तो झुग्गी झोपड़ी में जाके रहेंगे, अपने घर में जाके रहेंगे, लोगों के बीच चले जाइए। जब आप जिद करते रहते हैं कि ये बड़ा आवास है और वो छोटा आवास है जो मिल रहा है, रहने लगेंगे, तो ये भी दिखाता है कि आपका जो एक लोगों के बीच में जाके उनके साथ जो सरोकार करके राजनीति करने का जो एक प्रयास होना चाहिए था, आप वहां पे उल्टी कर रहे हैं कि लोगों के बीच में मैसेज किया जाएगा कि बड़ा बंगला है उसे नहीं छोड़ना चाह रहे। तो अजीत जी, अगर दे भी देते, पूर्व मुख्यमंत्री है, तो क्या दिक्कत होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर क्यों बदल रहे हैं? वही, एक तो सरकार की तरफ से एक जिद कर ली गई कि हम हटाना चाहते हैं आपको वहां से, क्योंकि वो जगह आइडेंटिफाई हो गई थी 10 सर्कुलर रोड। मतलब राबड़ी देवी का आवास मतलब 10 सर्कुलर रोड, जैसे सोनिया गांधी का आवास मतलब 10 जन, प्रधानमंत्री का आवास मतलब 7 रेस कोर्स रोड। तो ये सिर्फ स्थानों के नाम नहीं होते हैं, एक सिर्फ नंबर नहीं होता है, ये एक पावर सेंटर की तरह डेवलप होते हैं। और बिहार भर का जो आरजेडी का कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि लालू राबड़ी का आवास है। और दूसरी ये जो साजिश थ्योरी हर जगह चलती है, हमको उस पर यकीन नहीं है, लेकिन ये था कि बगल में 7 सर्कुलर रोड में नीतीश कुमार रहने वाले हैं, तो 10 सर्कुलर रोड से बहुत नजदीकी हो जाएगी। हालांकि हमको इस तरह की बातों पर यकीन नहीं रहता, तो सरकार को खाली नहीं कराना चाहिए था। लेकिन अगर खाली करा भी लिया गया तो अब उनको अभी उनको मिला हुआ था विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाते, और उनकी वो हैसियत अभी भी है। इसके बावजूद सरकार ने खाली करा लिया। तो एक तो वही था कि आइडेंटिफाई था, वहां से सहजता से लोग आ जाते थे, बड़ा बंगला अपने हिसाब से मॉडिफाई किया हुआ था, लालू यादव की सेहत के हिसाब से मॉडिफाई किया हुआ था, इस वजह से नहीं छोड़ना। अजीत जी, कहा जाता है ना कि मकान जो होता है तब तक ढांचा रहता है जब तक उसके अंदर लोग ना रहें। जहां परिवार के साथ रहते हैं वो घर बन जाता है। लेकिन मुझे लगता है पॉलिटिक्स में जो मकान, जो ढांचा है, उसकी अहमियत होती है, उसके एड्रेस की ज्यादा अहमियत होती है बनिस्बत कि लोग उसके अंदर कौन रह रहे हैं।